Hello everyone, welcome back to Feedback IS. I'm नासिर सैफी, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको मिल रहा है फीडबैक आईएएस के ऊपर। तो आप न्यूज़पेपर एनालिसिस को स्किप ना करें, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें या आप इंटरव्यू की बात करें, तो तीनों फेजेस में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बिल्कुल स्किप ना करें। मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। मैंने बताया है उसमें कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, कौन कौन से टॉपिक रिलेवेंट होते हैं, कौन कौन से टॉपिक इरेलेवेंट होते हैं, और कौन सी जो न्यूज़ है अननेसेसरी है, आपको वो न्यूज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। चाहे हम द हिंदू की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें या अदर न्यूज़पेपर की बात करते हैं, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो न्यूज़पेपर है वो कौन सी डेट का न्यूज़पेपर है दोस्तों? आज का न्यूज़पेपर है 21 जुलाई। किसका? 21 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालाइज करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप ऐसे ही न्यूज़पेपर एनालाइज को अगर पसंद कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारी अगली भी सीरीज लॉन्च होने वाली है। पेपर एनालिसिस जैसी जो सीरीज हैं और भी स्टार्ट करें, तो हमारे चैनल फ्री एकेडमी आईएएस को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करके बताएं दोस्तों हमारा जो इनिशिएटिव है आपको कैसा लग रहा है, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। अब हम इंडेक्स देखने की कोशिश करते हैं। जो दोस्तों 21 जुलाई का न्यूज़पेपर है उसके अंदर कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है आज के न्यूज़पेपर में? अगर हम पहला आर्टिकल देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर इन डिबेट इन पार्लियामेंट। जैसे दोस्तों अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें डिटेल में समझाया है व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और जो साइड थी कौन कौन सी साइड पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसने अटैक किया था। तो सारी डिटेलिंग है मैंने उसमें समझाई है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर को समझना चाहते हैं अच्छे से तो प्लीज़ आप मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उसमें डिटेलिंग में समझाया है कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों? अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें, पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि ये सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर है, अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है, उस पर डिबेट की डिमांड कर रही है। क्या जितने भी ऑपरेशन होते हैं या अटैक होते हैं जो हमने स्ट्राइक किया, चाहे उरी की बात करें चाहे बालाकोट की बात करें दोस्तों, तो उस पर पहले भी डिबेट हुई है। लेकिन डिबेट होने के लिए क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं, स्पीकर का क्या रोल है, अपोजिशन पार्टी का क्या रोल है डिबेट करवाने के लिए, वो हम अच्छे से समझेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक आर्टिकल बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है मोशन टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा। दोस्तों जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे उनको क्या किया जा रहा है? इम्पीच किया जा रहा है। ये इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा दोस्तों। ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या आज तक अभी हम 2025 में क्या आज तक कोई भी हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसको इम्पीच किया गया है, नहीं किया गया है, ये भी हम समझेंगे। क्या ये प्रोसेस पहली बार हो रहा है, क्या इससे पहले भी ये प्रोसेस किया गया है इम्पीचमेंट का, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए, ये पेपर जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे दोस्तों चाइना, इंडिया और चाइना की टॉक चल रही है। क्या हो रहा है? इंडिया और चाइना की टॉक्स कर रही है, और जो कैलाश यात्रा है, मानसरोवर कैलाश यात्रा है, उसको रिज्यूम कर लिया गया है। उसको क्या है, दोबारा से जो कैलाश यात्रा है उसको शुरू किया गया है। अब ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? जैसे दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा जीएस पेपर 2 है उसके अंदर एक टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन। उसके अंदर क्या टॉपिक है? इंटरनेशनल रिलेशन है। उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? हमारे जो प्यारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ विजिट करने जा रहे हैं दोस्तों? वो जा रहे हैं यूके एंड मालदीव।
अब अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, जो हमारे रिश्ते हैं दोस्तों मालदीव और यूके के साथ कैसे, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं या क्या कहते हैं यूके के साथ हमारे जो ट्रेड साइन हो रहे हैं, कॉपरेशन साइन हो रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस सब पर बात की जाएगी। तो ये पेपर GS2 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर ही। दोस्तों लास्ट जो है वो आर्टिकल नहीं है, लास्ट जो है हमारा एडिटोरियल है, एविएशन सेफ्टी एंड कल्चर। क्या एविएशन सेफ्टी एंड कल्चर, तो ये दोस्तों GS पेपर 3 के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारा GS पेपर 3 है उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा पहला आर्टिकल क्या कहता है? पहला आर्टिकल है ऑपरेशन सिंदूर डिबेट। तो दोस्तों पार्लियामेंट का जो है सेशन शुरू हो गया, तो अपोजिशन पार्टी क्या डिमांड कर रही है? अपोजिशन पार्टी डिमांड कर रही है कि पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट ओपन द डिबेट ऑपरेशन सिंदूर इन पार्लियामेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? वो डिबेट को ओपन कर दिया गया है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन रूल्स ऑफ डिस्कशन। क्या पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट होनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट में बताइए दोस्तों, क्या पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब हम दोस्तों क्या समझने की कोशिश करते हैं? अब हम समझने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 118 क्या कहता है। आर्टिकल 118 क्या कहता है दोस्तों? अगर हम वो समझने की कोशिश करें, वो कहता है आर्टिकल 180 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट to make its own rules of procedure. These rules form the operational framework, debates, motion and legislative business. आर्टिकल 118 क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है। क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया गया है दोनों हाउस को, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों हाउस को क्या किया गया है? एम्पावर किया गया है। किस चीज़ के लिए? कि वो अपने रूल्स बना सकते हैं। जो प्रोसीजर होता है, जो हाउस को चलाने का जो प्रोसीजर होता है, जो रूल्स होते हैं, वो अपने खुद बना सकते हैं। दीज रूल्स फॉर्म द ऑपरेशन फ्रेमवर्क। कौन कौन से उसमें क्या क्या आता है दोस्तों? रूल्स में डिबेट्स आती हैं, मोशन आते हैं और लेजिस्लेटिव बिजनेस आते हैं। कहने 118 बस इतना ही कहता है, जो हमारे दोनों हाउस हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वो अपने रूल्स खुद बना सकते हैं कि हाउस को चलाना कैसे चाहिए, हाउस चलेगा कैसे, हाउस का जो बिजनेस है वो वर्क कैसे करेगा। चाहे हम डिबेट्स की बात करते हैं, चाहे हम मोशन की बात करते हैं और चाहे हम लेजिस्लेटिव बिजनेस की बात करें, ये सारी चीज़ें जो आएंगी दोस्तों हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके अंदर आएंगी। रूल्स को फ्रेम कौन करता है दोस्तों? इन रूल्स को फ्रेम करती है रूल्स कमेटी। कौन करती है? रूल्स कमेटी। लेकिन अप्रूव कौन करता है? अप्रूव जो करते हैं दोस्तों मेंबर्स होते हैं। लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं दोस्तों सीनियर्स मेंबर्स होते हैं, और होगा या तो स्पीकर होगा, डिपेंडिंग ऑन द हाउस करेगा, या तो स्पीकर होगा अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, और अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो चेयरमैन होगा। जब रूल्स कमेटी क्या करती है? रूल्स को ड्राफ्ट कर देती है, फिर पार्लियामेंट में वोट होता है। अगर वोट पास हो जाता है तब रूल को अडॉप्ट कर लिया जाता है। दोस्तों स्पीकर का क्या रोल होता है इसमें? स्पीकर का क्या, अगर स्पीकर की बात करें, अगर हम चेयरमैन की बात करें, कोई भी डिबेट हो या मोशन हो, कोई भी डिबेट हो या मोशन हो, तो इसमें स्पीकर का क्या रोल होता है? स्पीकर का कितना बड़ा रोल है? अगर सपोज करिए ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ऑपरेशन सिंदूर, तो गवर्नमेंट क्या करती है? ओपन करती है डिबेट। लेकिन जो टोटल डिस्क्रिप्शन होती है दोस्तों वो किसकी होती है? वो स्पीकर की होती है। स्पीकर उसको डिसअलाउ भी कर सकता है और स्पीकर उस डिबेट को एडमिट भी कर सकता है। पूरा जो टोटली डिपेंड होता है वो किस पे होता है दोस्तों? वो होता है स्पीकर के ऊपर। स्पीकर की जो है डिस्क्रिशनरी पावर होती है, या तो वो डिबेट को एडमिट करेगा या डिबेट को क्या करेगा? डिसअलाउ करेगा। अगर हम रूल नंबर 193 की बात करें, रूल नंबर 193 में क्या मेंशन है दोस्तों? रूल नंबर 193 में मेंशन है कि डिस्कशन अलाउ किया जाएगा विदाउट वोटिंग के। रूल 193 परमिट्स डिस्कशन विदाउट नो वोटिंग। रूल 267 की बात करें, रूल 267 उसमें क्या मेंशन किया गया? उसमें
मेंशन किया गया है जितना भी बिजनेस है उसको क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। और जो अर्जेंट मैटर है, जो बहुत अर्जेंट मैटर है उस पर क्या होगी, डिबेट होगी या उस पर मोशन लाया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो सारी पावर है कि कौन डिबेट को अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, डिबेट को एडमिट करना है या डिसअलाउ करना, ये सारी पावर किसके पास होती है, स्पीकर के पास होती है। स्पीकर चाहे तो एडमिट कर सकता है और स्पीकर चाहे तो उसको डिसअलाउ कर सकता है। मान लीजिए दोस्तों कोई कंट्रोवर्शियल इशू है या कोई डिबेट क्या कर पार्लियामेंट में कोई डिबेट करवानी है, तो क्या होता है, ऑल पार्टी मीटिंग करती है, उनका कंसेशन होना चाहिए। ऑल पार्टी क्या करेंगी, मीटिंग करेंगी कि इस इशू के ऊपर पार्लियामेंट में क्या कराना है, डिबेट करानी है। अगर हम पास्ट में देखें, अगर हम उरी अटैक की बात करें जो 2016 में हुआ, अगर हम पुलवामा की बात करें जो 2019 में हुआ, तब भी जो डिबेट हुई थी वो बिना प्राइम मिनिस्टर के हुई है। तो पास में भी बिना प्राइम मिनिस्टर के क्या हुई है, डिबेट हुई है। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज आर्टिकल 118। आर्टिकल 118 क्या है, 118 क्या है, व्हाट इज आर्टिकल, मैंने आपको बताया व्हाट इज आर्टिकल 118। अगर आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको समझने की जरूरत है व्हाट इज आर्टिकल 118। तो मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया व्हाट इज आर्टिकल 118। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। व्हाट इज नेक्स्ट आर्टिकल है इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस यशवंत वर्मा। इम्पीचमेंट मोशन जस्टिस यशवंत वर्मा, तो एमपीज ने क्या किया है दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने क्या है, मोशन पास किया है किसको इम्पीच करने के लिए, जस्टिस यशवंत वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा, ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट किस किस के लिए दोस्तों, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 जुडिशियल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों टॉपिक जो है दोस्तों जीएस 2 में कवर होंगे। हाँ, जीएस 2 में कवर करेंगे हम। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 देखेंगे, वो क्या है, जुडिशियल एथिक्स क्या है और अकाउंटेबिलिटी क्या है जुडिशियल की, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफ में दोस्तों हम इसका इतिहास देखते हैं। जस्टिस जो यशवंत वर्मा है, जो हाई कोर्ट के जज थे, तो उनके घर पे क्या था दोस्तों, उनके घर पे कैसे बहुत सारे जो जले हुए नोट्स हैं वो पाए गए। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या है दोस्तों, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 क्या कहता है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4 कहता है कि क्लॉज 4 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिमूव किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के जज को भी, हाई कोर्ट के जज का जो आर्टिकल जो मेंशन है वो कौन सा है दोस्तों, आर्टिकल 217 कहता है कि जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। किस बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, कौन से ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है, हम वो देखने की कोशिश करता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, प्रूव हो जाए मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर ये दोनों ग्राउंड्स प्रूव हो जाते हैं कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे हाई कोर्ट के जज हो, उनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन रिमूव करने के लिए दोस्तों एक लंबा प्रोसेस है, मैं उसको आगे बताता हूं कि प्रोसेस क्या है, कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे कैसे इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिमूव किया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें और हाई कोर्ट के जज की बात करें तो उनका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है दोस्तों, व्हाट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस, व्हाट इज इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने ये टेबल बनाई है, एक जो बॉक्स है, इसके अंदर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों पहले क्या होता है, आपको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो 100 एमपीज हैं वो नोटिस देंगे। फिर अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में जो 50 एमपीज हैं वो नोटिस भेजेंगे। फिर उसके बाद अगर स्पीकर और चेयरमैन इस
जो मोशन है उसको एडमिट भी कर सकते हैं और डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अगर वो मोशन एडमिट हो जाता है उसके बाद प्रोसेस क्या है, जजेज इंक्वायरी कमेटी बैठती है। क्या जजेज इंक्वायरी कमेटी में कौन कौन होता है, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, और एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। अगर सारा एग्जामाइंस करके, सारी इंक्वायरी करके ये कमेटी क्या करती है, अगर इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाती है हाउस में, क्या की जाती है, इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है हाउस में, और अगर ये रिपोर्ट सबमिट हुई और पास हो जाए दोस्तों, 2/3 जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी से अगर ये मोशन पास हो जाता है तो क्या होता है दोस्तों, प्रेसिडेंटल असेंट करता है, और फिर हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट के जज हो वो रिमूव हो जाते हैं, इम्पीचमेंट हो जाता है दोस्तों। एक बार मैं दोबारा से समराइज कर देता हूं। पहले नोटिस भेजना पड़ता है एमपीज को, 100 एमपीज लोकसभा के होने चाहिए और 50 एमपीज राज्यसभा के होने चाहिए। फिर स्पीकर इसको एडमिट भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है मोशन को। फिर जजेस इंक्वायरी कमेटी बैठती है, इसके अंदर क्या होते हैं, सिटिंग जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। वो क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं सिचुएशन को। जो 2/3 है, 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाता है। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट इसे एसेंट देते हैं। क्या देते हैं, प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें एथिकल एंगल क्या हो सकता है, जैसा आपको पता होगा दोस्तों, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस है। क्या जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, लेकिन जो जुडिशरी में बहुत सारे जो जजेस क्या होते हैं अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे जज। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो बैलेंस होना चाहिए जुडिशरी में, एजुकेटिव में, वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए एक एथिकल एंगल इसका निकल के आता है कि जो हमारे जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट हुए चाहे हाई कोर्ट है, उनको ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखकर जो भी काम करना चाहिए उसमें ध्यान में रखकर करना चाहिए। बताया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। मैंने बताया दोस्तों जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस। जुडिशरी है वो क्या है दोस्तों, वो इंडिपेंडेंस है। और अगर हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने दोस्तों बताया, जो जुडिशरी क्या है कभी कभी इन्फ्लुएंस हो जाती है पॉलिटिक्स में। हमारे बहुत सारे जज जो हैं, सारे जज क्या है जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। तो उससे अब अकाउंटेबिलिटी कैसे आ सकती है जुडिशियल के अंदर दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जुडिशरी को वो फॉलो करना चाहिए। जैसे अभी जस्टिस यशवंत वर्मा का केस हुआ तो उसमें आता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठते हैं। किस पे, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठते हैं कि जो हमारे जो जजेस हैं वो अकाउंटेबल हैं या नहीं हैं। वो कोई भी फैसला सुना देते हैं, या उनके घर पर कैश मिलता है तो इतना पैसा उनके पास आ कहाँ से रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो करप्शन में लिप्त हैं, इसलिए उनके पास इतना पैसा आ रहा है। हाउ डू वी इंश्योर दैट मैकेनिज्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर नॉट अब्यूज्ड। पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्या अभी तक कोई भी जज का इम्पीचमेंट हुआ है, नहीं हुआ। देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद से किसी जज को इम्पीच किया गया या नहीं किया गया, वो देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर हम 1993 की बात करें, अगर हम 1993 की बात करते हैं, जो जस्टिस वी रामास्वामी पे अटेम्प्ट किया गया, लेकिन दोस्तों इनको इम्पीच नहीं किया गया, इम्पीच नहीं हो पाए, उससे पहले ही विड्रॉ कर लिया गया। जस्टिस किसकी बात करें, जस्टिस सौमित्रा सेन 2011 में क्या किया दोस्तों, इनको क्या किया, इन पे भी इम्पीचमेंट अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इनको भी विड्रॉ कर लिया गया। जस्टिस पी डी दिनाकरन, इन पे भी इम्पीचमेंट अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इन्होंने रिजाइन ही कर लिया। इन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया। तो दोस्तों अभी तक जितने भी इम्पीचमेंट हुए कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। या तो विड्रॉ कर लिए गए या रिजाइन दे दिया है, तो कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स एंड यात्रा। तो दोस्तों जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसको रिज्यूम किया जा रहा है, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, क्या इंडिया और जो चाइना के बीच जो कन्फ्लिक्ट चलती है,
जो टेंशन चलती है, ये यात्रा चाइना और इंडिया के रिश्ते को सुधार सकता है। तो बॉर्डर टॉक्स एंड कैलाश यात्रा रिवाइवल, इंडिया एंड चाइना सॉफ्टन टोन। मैंने जैसे बताया, क्या ये जो दोबारा से रिज्यूम किया गया है मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है दोबारा से रिज्यूम किया गया है, क्या सॉफ्ट टोन है? क्या इससे इंडिया और चाइना के रिश्ते सुधरेंगे? हम इसमें देखेंगे क्या दोस्तों, ये IR में आता है। और जो बॉर्डर डिप्लोमेसी है वो, और कल्चरल टाई, जो दोस्तों चाइना और इंडिया के बीच जो अभी ऑफिशियल टॉक हुई है, उसमें चाइना ने एक्सप्रेस किया है जो हमारे जो बॉर्डर मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल हैं उसको सुधारा जाएगा। चाइना की बात करें तो उसमें जो होगा कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, पेट्रोलिंग मैकेनिज्म है उसको स्ट्रीमलाइन में लाया जाएगा। चाइना ने जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसको रिज्यूम किया है। अच्छा, अब हम जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसका हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को लगता होगा इसकी बस रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, नहीं दोस्तों, ये सिंबॉलिक है। अगर हम डायनामिक की बात करें, इंडिया, तिब्बत और चाइना की डायनामिक की बात करें, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैलाश मानसरोवर है वो कहाँ पर है दोस्तों? माउंट कैलाश कहाँ पे है? लेक मानसरोवर ये कहाँ पे है दोस्तों? तिब्बत में। नेपाल के आप ऊपर देखेंगे तो तिब्बत में ये सिचुएटेड है। कैलाश मानसरोवर है ये कैलाश माउंटेन। जो कैलाश है दोस्तों किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये बुद्धिस्ट के लिए इंपॉर्टेंस है, हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंस है, जैन्स के लिए ये इंपॉर्टेंस है। किस किस के लिए दोस्तों? बुद्धिस्ट, जैन्स, हिंदुइज्म, इंडिया और चाइना के लिए इसकी जो स्ट्रेटेजिक सिंबोलिज्म है वो दोस्तों बहुत बड़ी है। दोस्तों कहाँ लोकेटेड है दोस्तों? ये लोकेटेड है ये नगारी, जो नगारी प्रीफेक्चर है वहां पर लोकेटेड है। कहां पर? जो रूट है वो कहां से गुजरेगी दोस्तों? जो नेपाल में दोस्तों, जो नेपाल में क्या है, लिपू लेक पास है, वहां से ये यात्रा पास होगी। वो ट्राई जंक्शन है इंडिया, चाइना और नेपाल का। इससे क्या होगा दोस्तों? जो लिपू लेक से जब यात्रा गुजरेगी तो उससे क्या होगा, जो इंडिया और जो नेपाल के रिश्ते हैं उसमें भी सुधार होगा, इंडिया और जो चाइना के रिश्ते हैं उससे भी सुधार होगा। तो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, तो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। इंडिया के जो चाइना के साथ भी रिश्ते अच्छे होंगे और इंडिया के जो है नेपाल के साथ भी अच्छे रिश्ते होंगे। तो इसका जो है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है दोस्तों। तो इंडिया की पॉलिसी है कल्चरल कनेक्ट डिप्लोमेसी, ये उसको भी प्रमोट करेगी। उसको प्रमोट कैसे करेगी? जब हम यात्रा में तिब्बतन की तरफ जाएंगे, आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल कनेक्ट डिप्लोमेसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपने देख लिया कि कैलाश कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर एंड कैलाश मानसरोवर रूट। मैंने जैसे बताया दोस्तों, ये कैलाश मानसरोवर रूट कहाँ है? तिब्बत में है, नगारी प्रीफेक्चर है उस पर है। और दोस्तों ये है LAC, क्या है ये? LAC है। ये रहा नगारी प्रीफेक्चर, क्या है ये? नगारी प्रीफेक्चर है। यहाँ पर क्या है? मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा जहाँ से होगी। यहाँ पर दोस्तों ये गलवान में जो क्लैश हुआ ये पकोंग है। तो मैंने आपको मैप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों जो यात्रा यहाँ से पास होगी, वो यात्रा पास कहाँ से होगी? यात्रा यहाँ से पास होगी लिपू लेक पास से। लिपू लेक पास कहाँ है दोस्तों? लिपू लेक पास है नेपाल में। आगे बढ़े, नेक्स्ट आर्टिकल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट आर्टिकल है PM विजिट UK एंड मालदीव। जो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री हैं मालदीव गए और कहाँ गए? यूनाइटेड किंगडम गए, UK गए। PM विजिट द मालदीव एंड UK अमिड इवॉल्विंग द फॉरेन प्रायोरिटीज। और ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है? नेबरहुड फर्स्ट एंड कॉमन वेल्थ डिप्लोमेसी। सारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मालदीव क्यों विजिट किया है? तो सबसे बड़ा रीजन है मालदीव जो है वो चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है। चाइना की तरफ क्यों टिल्ट हो रहा है? चाइना क्या कर रही है? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है। चाइना हमेशा से एंटी इंडिया रहा है, टिल्ट हो रहा है। तो इंडिया क्या करे? स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है या स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है उसको कैसे रीगेन कर सकता है? इंडिया क्या कर रही है, कैसे रीगेन कर सकता है? जो सागर डॉक्ट्रिन है, सागर डॉक्ट्रिन के थ्रू इंडिया क्या कर सकता है? जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है मालदीव के अंदर। टाइम हमेशा से जो मालदीव किस लिए इंपॉर्टेंट रहा है? हमेशा से जो मालदीव इंपॉर्टेंट रहा है वो मैरीटाइम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। किस चीज के लिए? अब मैरीटाइम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों? आप इंडियन ओशन जो रहा है दोस्तों इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन ओशन रीजन को क्या करना है? कैप्चर करना है। और उससे नेवल आउटरीच बढ़ेगा। UK की विजिट कैसे इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो इंडिया क्या करे, जो कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है, टाइज को बढ़ाए। हमारा डायस्पोरा है
जो डायस्पोरा डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट करे, काफी डायस्पोरा जो डिप्लोमेसी है उसके टाइज को क्या करे, बढ़ाए, तो क्या होगा, हमारी यूके की विजिट सक्सेसफुल होगी। पोस्ट ब्रेग्जिट, आफ्टर द पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद क्या हुआ है, इंडिया क्या कर रही है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस कर रही है, तो ये पुश कर रही है फ्री ट्रेड। दोनों कंट्री क्या कर रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए पुश कर रही हैं, और एजुकेशन में टाइज को बढ़ा रही हैं, और एआई हो गई या टेक हो गई उसके कॉपरेशन को क्या कर रही हैं, स्ट्रेंथन कर रही हैं, बढ़ा रहे हैं आपस में। तो दोनों कंट्रीज के क्या हो रहे हैं, रिलेशन काफी अच्छे हो रहे हैं। मालदीव की बात करते हैं, जैसा आपको पता है इंडिया हमेशा से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाता रहा है, मेंटेनिंग नेबरहुड लीडरशिप। इंडिया क्या करती है, मेंटेन करके रखती है नेबरहुड जो लीडरशिप पॉलिसी है उसको मेंटेन करके रखती है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो इंडिया को क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ करने चाहिए टाइज वेस्टर्न जो इकोनॉमीज है उसके साथ, बिकॉज आजकल एआई का दौर है, तो एआई की टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाने के लिए हमें वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का 19 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसके ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल फ्री एकेडमी आईएएस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।